बात मौसम की कर लेते हैं, जो फिर से करवट बदलने वाला है। देखिए, लगातार एक्टिव हो रहे दो पश्चिमी विक्षोभ के चलते जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में भारी बर्फबारी और बारिश की संभावना है, जिसका सीधा असर उत्तर भारत के तापमान और दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण स्तर पर भी देखने को मिलने वाला है। अगले 24 घंटे में उत्तर भारत के तापमान में गिरावट आने की संभावना जताई जा रही है, जो 11 फरवरी तक जारी रहेगी। मतलब इसे समझा जाए तो अभी ठंड से जो राहत हम सबको मिली है, वो ज्यादा देर तक रहने नहीं वाली है। आपके सामने 3 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि मौसम का रंग कैसे हर दिन बदल रहा है। तो देखिए, आईएमडी ने आने वाले दिनों के लिए क्या पूर्वानुमान जताया है, अब उसको समझ लेते हैं। दरअसल मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते आने वाले दिनों में हिमालय में एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी का दौर लौटेगा। आज से एक और पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है। बिल्कुल, और इसके बाद 9 फरवरी, 11 फरवरी के दौरान एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इस डिस्टर्बेंस के चलते जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगहों पर बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। अगले 3 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में हवाओं की रफ्तार तेज रहेगी, जिसका असर उत्तर भारत में मौसम पर दिखाई देगा। यानी कि अगले 24 घंटे उत्तर भारत में तापमान में थोड़ी गिरावट आएगी और ये गिरावट 9 फरवरी के बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और उत्तर भारत से आने वाली हवाओं के चलते 11 फरवरी तक जारी रहेगी। बिल्कुल पूजा, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और उत्तर भारत से आने वाली हवाओं के चलते 11 फरवरी तक तापमान में गिरावट नजर आएगी। हालांकि दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में फिलहाल कोहरे से निजात जरूर मिला है, लेकिन तेज हवाओं के चलते प्रदूषण का स्तर काफी कम हो सकता है। यानी पहाड़ों पर बर्फ का दौर चल रहा है। ऐसे में कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ के चलते बर्फबारी की नई चेतावनी जारी की गई है। तो कैसा रहने वाला है कश्मीर का मौसम, बता रहे हैं हमारे सहयोगी मीर फरीद। देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो इलाका है, इसके ऊपर पिछले कुछ समय से लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है। हालांकि वीक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, लेकिन रुक रुक के जो है पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। इसके चलते प्रशासन की तरफ से एडवाइजरीज हैं और जो लोग पहाड़ों की तरफ सफर कर रहे हैं, चाहे जो फॉरवर्ड एरियाज में जो रहते हैं लोग या फिर जो लोग सैर तफरी के लिए पहाड़ों की तरफ जाना चाहते हैं, उनको बताया गया है कि आपको जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी एडवाइजरी का ध्यान दें और ऐसे जो है आप पहाड़ों की तरफ ना निकलें तैयारी के बगैर। क्योंकि अभी अगर आप साधना टॉप की बात करें, जो कि कुपवारा का एक बहुत हाई मोटरेबल पॉइंट है, फॉरवर्ड एरियाज को कनेक्ट करता है, वहां भारी बर्फबारी हो गई अचानक और 35 गाड़ियां जो है सिविलियन से भरी फंस गई। ऐसा ही एक इंसिडेंट जो है जोजिला टॉप पे भी हुआ, जो दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल पॉइंट्स पासेस में से एक है। वहां भी स्नो स्टॉर्म हुआ और कई सारी गाड़ियां फंस गई। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, सेना, बीकन ने जो है कार्रवाई की और इन सब लोगों को जो सेफ्टी की तरफ लाया गया, क्योंकि बर्फ में अगर आप फंस गए तो जान भी जा सकती है। तो बर्फबारी लगातार हो रही है और एडवाइजरी है लोगों के लिए कि वो पहले प्रशासन, मौसम विभाग से क्या मौसम रहने वाला है, किस तरीके का मौसम है, उसी हिसाब से तैयारी करें। गाड़ियां 4x4 रखें और उसके साथ साथ कपड़े और बाकी चीजें जो सामग्री है वो भी साथ रखें, क्योंकि अगर आप वहां की तरफ जा रहे हैं तो कभी भी बर्फ हो सकती है और आप फंस सकते हैं। ओवरऑल हालांकि मैदानी इलाकों में ठंड में जरूर थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन आईएमडी का माने तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाले दिनों में भी रुक रुक के सक्रिय हो सकती है जम्मू कश्मीर और उत्तरी भारत के पहाड़ी इलाकों पे, और जिसके चलते अभी काफी बर्फबारी आने वाले दिनों में हो सकती है। तो ठंड बढ़ सकती है, लेकिन खासकर जो ऊंचाई वाले इलाकों में लोग रहते हैं, पहाड़ों के आसपास रहते हैं, उनको जो है अलर्ट रहने को कहा गया है। और उसके साथ साथ एवलांच थ्रेट भी जो है काफी ज्यादा है, क्योंकि पहाड़ों पे बहुत बर्फ पड़ी है और भी पड़ सकती है, तो वो भी एक खतरा बना हुआ है। और उसके लिए भी जो लोग हैं, खासकर जो पहाड़ों के दामन या आसपास रहते हैं, उनको जो है अलर्ट रहने को कहा गया है। कैंपस तारिक लोन के साथ मीर फरीद, श्रीनगर। तो पूजा, साफ तौर पर मौसम पिछले कुछ समय में काफी अनप्रिडिक्टेबल हुआ है और आने वाले समय में ऐसे ही रहने की उम्मीद है। अब आपको एक खबर दिखाते हैं जो हिमाचल प्रदेश के सोलोंग वैली से सामने निकल करके सामने आई है। देखिए, यहाँ पर शानदार बर्फबारी के बाद इन दिनों स्की और स्नो बोर्ड चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है। स्नो स्पोर्ट्स के शौकीन लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हैं और इन खेलों में भाग ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। पूरा का पूरा इलाका जैसे बर्फ पर खेलों के मैदान में तब्दील हो चुका है
और लोग इन खेलों का मजा भी ले रहे हैं, प्रतियोगिताओं में शामिल हो रहे हैं और पुरस्कार भी जीत रहे हैं। यहाँ पर 2 दिवसीय हिमाचल स्की एंड स्नो बोर्ड चैंपियनशिप में स्नी ढलान में हिमाचल के 100 से ज्यादा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा नाम आंचल ठाकुर है और मैं अविमास को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मेरा जो आज डिसिप्लिन था वो जायंट स्लालम था और सीनियर्स कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया था, तो गोल्ड मेडल जीता है, तो बहुत खुशी हो रही है। तो कंपटीशन है स्कीइंग एंड स्नोबोर्डिंग कंपटीशन, ये WGA ऑर्गेनाइज कर रही है। यहीं से ही टीम्स बन के, चाहे वो खेलो इंडिया है चाहे वो नेशनल्स है, वहाँ के लिए सिलेक्शन होगी। तकरीबन 150 प्रतिभागी इसमें पार्ट ले रहे हैं। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हमारे प्रदेश के लड़के लड़कियां, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल रही है। मैं पलचान से हूँ, पलचान गांव मनाली से, और आज कंपटीशन बहुत ही अच्छा रहा। मौसम इतना अच्छा है और स्लोप की कंडीशन इतनी अच्छी है। ग्रूमर की वजह से जो है हमें स्लोप की कंडीशन जो इंटरनेशनल लेवल पे मिलती है वही हमें आज सोलंग नाला में मिल रही है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं आंध्र प्रदेश के महालोदा झरने की, जहां पर आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम मनियम इलाके में स्थित ये झरना प्राकृतिक खूबसूरती का अनूठा नमूना है, लेकिन अभी तक ये आम सैलानियों की पहुंच से काफी दूर रहा है। अब इसे टूरिस्ट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है ताकि राज्य के और दूसरे इलाकों से भी दूर दूर से आने वाले सैलानी इसका आनंद उठा सके। कल बड़े धूमधाम से इस झरने को आम लोगों के लिए खोला गया। अब सैलानियों को यहाँ बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं ताकि लोग यहाँ आसानी से आ सकें और इसका आनंद उठा सकें। अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दरअसल मंगलवार को मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर गैस टैंकर हादसे के बाद लंबा जाम लग गया। हजारों लोग 30 घंटे से ज्यादा समय तक सड़कों पे फंसे रहे, गाड़ियां थम गईं, जाम में खाने पीने का सामान भी खत्म होने लगा, लेकिन रास्ता खोलने की कोई साफ तस्वीर नहीं थी। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस और हवाई अधिकारियों ने कमाल कर दिया। देखिए, वो कई किलोमीटर तक पैदल चलते हुए जाम में फंसे यात्रियों तक पहुंचे। पानी की बोतलें और खाने पीने का सामान उन्होंने बांटा। बसों और कारों में बैठे लोगों का हालचाल भी जानने की कोशिश की। यही नहीं, उन पुलिस वालों ने पूरी रात सड़क पर मौजूद रहकर जाम खुलने की कोशिश भी की। पुलिस ने जिस तरह अपनी ड्यूटी निभाई है, अब उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। देखिए, देश का पहला बिना बैरियर का टोल बूथ गुजरात के सूरत में शुरू हो गया है। दरअसल NH 48 पर 84 टोल नाका पर बने इस मानव रहित बूथ से वाहन बिना रुके निकल सकेंगे और फास्टैग के जरिए टोल शुल्क कट जाएगा। 15 करोड़ की लागत से बने इस टोल बूथ पर 36 हाई रेजोल्यूशन कैमरे भी लगाए गए हैं और अभी ये तकनीक दुबई, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में इस्तेमाल हो रही है। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो ऐसा बूथ कर्नाटक में मैसूर बेंगलुरु हाईवे पर भी शुरू होगा। नए सिस्टम के बाद अब पारंपरिक टोल बूथ और मैनुअल टोल कलेक्शन को पूरी तरह से खत्म करने का प्लान है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए जल्दी से समझ लेते हैं कि ये टोल को क्यों क्रांतिकारी माना जा रहा है। देखिए, यहाँ टोल चार्ज ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने आप ही कट जाएंगे। हाई रेजोल्यूशन कैमरे गाड़ियों की नंबर प्लेट स्कैन कर पाएंगे और फास्टैग से अमाउंट सीधा डेबिट हो जाएगा, यानी जो मैनुअल ट्रांजैक्शंस होते थे वो नहीं होंगे अब। बिल्कुल सरगम, देखिए इससे ये प्रोसेस पूरी तरह से कॉन्टैक्टलेस और साथ ही बिना किसी इंसान के दखल के होगा। यानी ये सब सिस्टम में लगे हाई स्पीड फास्टैग, RFID रीडर और ANPR कैमरा और लेन स्टेटस डिटेक्टर से होगा। बिल्कुल, ये कैमरे एक साथ कई गाड़ियों को प्रोसेस कर सकते हैं और यही सबसे ज्यादा खास बात है। यानी ANPR कैमरों का जो रेजोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। इस पूरी प्रक्रिया में RTO की मदद ली जाएगी। इसके लिए एक ऐप भी विकसित किया जा रहा है। जो भी गाड़ियां यहां से गुजरेंगी उनकी फोटो कैप्चर होगी और फिर RTO के माध्यम से उन पर क्लेम या जो भी कानूनी कार्रवाई बाकी होगी वो भी की जा सकती है। तो अगर ये ट्रायल सफल हुआ तो इसे देश भर के अलग अलग टोल प्लाजा पर फिट भी किया जाएगा। यानी आप जैसे ही हाईवे का इस्तेमाल करेंगे वहां पर लगे कैमरे आपको रीड कर लेंगे और आपके सफर के हिसाब से उतने पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। यानी कि अब टोल टैक्स देने के लिए आपको अपनी गाड़ी की रफ्तार भी कम करने की जरूरत नहीं होगी।
हाईवे पर सफर करते वक्त कई बार हम लोग देखते हैं कि टोल प्लाजा पर कहीं टोल कर्मी दबंगई करते हैं वाहन चालकों के साथ, तो कहीं वाहन चालक टोल कर्मियों के साथ दबंगई करते हैं। इस तरह की घटनाएं अब शायद देश में कभी देखने को मिलेंगी, क्योंकि सरकार ने अब टोल बैरियर फ्री टोल प्लाजा की शुरुआत की है और ये पहला प्रोजेक्ट ट्रायल के तौर पे गुजरात के सूरत में शुरू किया गया है। मैं इस वक्त नेशनल हाईवे नंबर 48 के 84 टोल प्लाजा पर हूं और यहाँ पर आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं हाईवे पर वाहनों की आवाजाही चल रही है और इस आवाजाही के बीच ये जो टोल प्लाजा तैयार किया गया है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये देश का अपने आप में पहला टोल प्लाजा है जहां पर किसी भी तरह का कोई भी हाईवे पर बैरियर नहीं लगाया गया है, ना ही यहाँ पर कोई टोल कर्मी बैठाया गया है। सिर्फ टेक्नोलॉजी के सहारे आने वाले दिनों में यहाँ पर जो आपका वाहन का जो टैक्स होगा वो कट किया जाएगा, यानी कि जो भी आपका जो टैक्स लगता है वो फास्टैग जो कटता है वो इससे कट जाया करेगा। टेक्नोलॉजी के तौर पर यहाँ पे अत्याधुनिक कैमरे लगाए गए हैं, रडार लगाया गया है, सिस्टम लगाया गया है। तो ये 84 टोल प्लाजा की तस्वीरें हैं। नीचे आप हाईवे पर कोई भी बैरियर नहीं देखेंगे। इसी प्रोजेक्ट से जुड़े हमारे साथ एक सज्जन है, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा सिस्टम है किस तरह से काम करेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरी सिंह है और मैं IT एक्सपर्ट हूँ। यहाँ टोल प्लाजा पे देखता हूँ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कंसल्टेंसी है उसमें जी। ये मल्टी लेन फ्री फ्लो है, इसका बेसिक नेम MLFF बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। वैसे नाम है इसका MLF मल्टी फ्री फ्लो लेन है। ये इसका क्या है, ये बैरियर फ्री टोल है, भारत का पहला टोल है जो बैरियर फ्री है। इसमें कोई भी टाइप का कोई बैरियर्स नहीं लगा और ये भारत में पहली बार ही बना है यहाँ 84 टोल प्लाजा। अभी इसका लाइव चल रहा है, टेस्टिंग तौर पर चलाई जा रही है। अभी आगे इसका पता चलेगा कैसे रहेगा और अथॉरिटी जिस टाइप से बोलेगी उस टाइप से आगे इसका प्रोसेस होगा। इसमें RFID रीडर्स लगे हैं, रडार्स लगे हैं, कैमराज लगे हैं और इसमें कई मतलब जैसे जो टेक्नोलॉजी भी है इस टेक्नोलॉजी से भी अपडेट टेक्नोलॉजी है। जैसे कि कोई गाड़ी अभी तक स्पीड्स में आती थी तो 20 से 40 की स्पीड में हमारे नॉर्मल टोल प्लाजाज उस गाड़ी को रीड कर पाते थे, लेकिन ये 80 से 140 तक की स्पीड में जाने वाली गाड़ियों को रीड करेगी और एक साथ कई गाड़ियों को भी रीड कर सकती है। इसकी ऐसी कैपेसिटी है। और इसके जो कैमरेज हैं ये NPR कैमराज और भी एक्स्ट्रा जो कैमरे लगाए गए हैं वो कैमरेज की भी जो पिक्सल्स है बहुत हैवी है। जब ये अभी ट्रायल लिया जा रहा है, जब विधिवत रूप से शुरू हो जाएगा, यहाँ पे सफलता मिलेगी, उसके बाद देश के अन्य जहाँ ज्यादा ट्रैफिक होती है अन्य टोल प्लाजा पर इसका भी अमलीकरण किया जाने की संभावना है। अब आपको दिखाते हैं एक और बहुत अच्छी खबर। देखिए, राजधानी दिल्ली में एम्स के डॉक्टरों ने एक बार फिर से कमाल कर दिखाया है। एम्स के डॉक्टरों ने 14 महीने की बच्ची की जान बचा ली है। बच्ची का परिवार हरियाणा के यमुनानगर के रहने वाले हैं। बच्ची की जान बेहद मुश्किल में फंसी हुई थी और कैसे फंसी थी पहले हम आपको ये बता देते हैं और फिर बताते हैं कि कैसे उसे मुसीबत से निजात मिली। दरअसल हुआ ये था कि बच्ची को करीब 1 हफ्ते से उल्टी हो रही थी, वो खाना भी नहीं खा रही थी। जांच के दौरान एक्सरे में पता चला कि उसे क्या हुआ, बच्ची के खाने की नली में धातु की स्प्रिंग फंस गई थी। यमुनानगर के एक अस्पताल में एंडोस्कोपी से उसे निकालने की कोशिश की गई लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई। फिर उसे दिल्ली के एम्स रेफर कर दिया गया। यहाँ पे पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के डॉक्टरों ने केस को देखा। एम्स में सफल एडवांस एंडोस्कोपिक तकनीक से सावधानी से स्प्रिंग को निकाल लिया गया। तो इस तरह से एम्स के डॉक्टरों ने बच्ची को बचा लिया। सर्जरी के बाद बच्ची की हालत तेजी से सुधरी है और अगले दिन से उसे ओरल फीड भी शुरू कर दिया गया है। इस घटना से पता चलता है कि एक छोटी सी चीज इस नन्ही सी जान के लिए कितना बड़ा खतरा बन गई थी। बच्चों की सुरक्षा पर एम्स के डॉक्टरों ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है और कहा है कि छोटे खिलौने और धातु की चीजें बच्चों के लिए जानलेवा बन सकती हैं, लिहाजा ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टरों ने माता पिता को सलाह दी है कि छोटे बच्चों को बहुत से स्प्रिंग, बैटरी, सिक्के और खिलौनों के छोटे हिस्से दूर रखें। ये चोकिंग हैजार्ड होता है क्योंकि ऐसी घटनाएं जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो चलिए, खुशी की बात यह है कि बच्ची को समय पर जो माकूल मेडिकल सहायता थी वो मिल गई। नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में डॉक्टरों ने जटिल मेडिकल प्रोसेस को सफलतापूर्वक अंजाम दिया और बच्ची की जान बचा ली गई। माँ बाप को पता नहीं था बच्चे के अंदर कुछ अंदर अटका हुआ है खाने की नलकी में। वो तभी पता चला जब वो अस्पताल गए और उन्होंने एक एक्सरे कराया
तब पता चला कि बच्चे के खाने की नलकी में एक स्प्रिंग था। स्प्रिंग क्योंकि काफ़ी टाइम से अटका हुआ था, तो वो निकल पाने में उन्होंने एक दो जगह प्राइवेट में कोशिश की निकलवाने की, तो वो नहीं निकल पाया। फिर वो हमारे अस्पताल में आए और हमने फिर इसको दूरबीन के माध्यम से निकाला। रफली एक मोटी उंगल के बराबर था, जिसको हम बोलें तो रफली आधा इंच के बराबर का उसका मोटाई थी, और लंबाई अंदाजन 1.5 से 2 इंच के बराबर थी। हर चीज़ को ना बचाने से, इलाज से अच्छा होता है उस चीज़ से बचाव। तो जब छोटा बच्चा हो तो उसके आसपास जो छोटी चीज़ें हैं जो कि बच्चा निगल सकता है, जैसे टॉय के पार्ट होते हैं, आजकल लीगो चलता है, लीगो के पार्ट होते हैं, बटन बैटरी होती है, सिक्का होते हैं, छोटे छोटे झुमके होते हैं, अलग अलग चीज़ें जो है छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि बच्चे की आदत होती है वो चलता है, रेंगता है और उठा के इन चीज़ों को मुंह में डाल लेता है और निगल लेता है। तो ये चीज़ें बच्चे के हाथ पैर के रीच से आउट रखें, मतलब बच्चे के आसपास ये चीज़ें ना हो जिसको वो लेके अपने मुंह में डाल सके। तो ये बेस्ट चीज़ रहेगी बच्चों को प्रिवेंशन के लिए। अगर ऐसा हो भी जाता है तो आप समझिएगा, अगर बच्चे में एकदम अचानक से कोई तकलीफ चलती है खाने में या बच्चे के सांस लेने में, तो हो सकता है उसने कुछ गलत चीज़ निकल ली हो। तो ऐसे में आसपास डॉक्टर को दिखाएं। कहते हैं बाप आखिर बाप ही होता है। दरअसल ये बात महज कहने की नहीं है, बल्कि इसके पीछे बड़ी गहरी सोच भी छुपी हुई है, क्योंकि हमेशा से ये माना जाता है कि पिछली पीढ़ी अपने अनुभवों की वजह से अगली पीढ़ी के मुकाबले ज्यादा समझदार और जानकार होती है। वहीं पिछले कुछ वर्षों से रिसर्च के आधार पर यह भी माना जाने लगा है कि आमतौर पर हर नई पीढ़ी का औसत IQ पिछली पीढ़ी से बेहतर होता है। ये बात जेन ज़ी को लेकर भी मानी जा रही है और माना जाने लगा है कि बीते वर्षों में जो बच्चे पैदा हुए या बड़े हुए, वो अपने माँ बाप, दादा दादी के मुकाबले ज्यादा काबिल, बुद्धिमान और समझदार है। हालांकि अब इस पर सवाल भी उठने लगे हैं। दरअसल कुछ रिसर्च और IQ ट्रेंड्स में दावा किया गया है कि जनरेशन जेन ज़ी का एवरेज इंटेलेक्चुअल स्कोर अपने पेरेंट्स यानी कि मिलेनियल्स जनरेशन और उनसे पहले की पीढ़ियों से कम है। जेन ज़ी उन लोगों को कहा जाता है जिनका जन्म लगभग 1997 से 2012 के बीच हुआ है। ये पीढ़ी पूरी तरह से डिजिटल माहौल में बड़ी हुई है, जिसने बचपन से ही स्मार्टफोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल देखा है। वहीं मिलेनियल्स और उनसे पहले वाली पीढ़ी ने इंटरनेट और तकनीक के विकास का दौर तो देखा, लेकिन जेन ज़ी के मुकाबले टेक्नोलॉजी की समझ में फर्क है। माना जाता है कि जेन ज़ी को टेक्नोलॉजी की बेहतर समझ है। कई ग्लोबल स्टडीज में यह भी पता चला है कि समझ और IQ के मामले में दशकों तक चलने वाला फ्लिन इफेक्ट अब उल्टा पड़ता दिख रहा है, यानी कि फ्लिन इफेक्ट के तहत हर नई पीढ़ी का औसत IQ पिछली पीढ़ी से बेहतर होता है। लेकिन हाल के वर्षों में कुछ देशों में खासकर जेन ज़ी के मामले में ये ट्रेंड बदला है। जानकारों का मानना है कि जेन ज़ी में ये गिरावट डिजिटल ओवरलोड के कारण आई है, यानी स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और शॉर्ट वीडियो कंटेंट पर इनका ज्यादा जोर इसकी वजह हो सकता है। वहीं पढ़ाई के तौर तरीके और सिस्टम में भी बदलाव को IQ में कमी का कारण माना जा रहा है। साथ ही पढ़ने की आदत में कमी, नींद की कमी और बढ़ता मानसिक तनाव भी IQ लेवल घटने की बड़ी वजह माना जा रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब एक शानदार खबर आपको दिखाते हैं। भारत की बेटी ने दुनिया के मंच पर देश का नाम रोशन किया है। दरअसल भारतीय टीचर रूबल नागी को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 दिया गया है। थोड़ा वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में उन्हें $10 लाख का पुरस्कार प्रदान किया गया। इस पुरस्कार को दुबई के क्राउन प्रिंस ने दिया। पिछले 20 सालों में रूबल नागी ने कला को पढ़ाई का जरिया बनाकर 10 लाख से ज्यादा बच्चों को स्कूल से जोड़ने में मदद की है। उन्हें 139 देशों से आए 5000 से ज्यादा नामांकनों में से चुना गया। नागी पूरे भारत में घूमती हैं, शिक्षकों को मार्गदर्शन देती हैं और बच्चों के साथ सीधे काम भी करती हैं। उन्होंने 600 से अधिक शिक्षकों और स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित भी किया है, जिससे एक ऐसा मॉडल तैयार हुआ है जिसे बड़े पैमाने पर लागू किया जा सकता है। बिल्कुल, और जो बच्चों की शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक जरूरतों को भी पूरा करता है। देखिए, भारत की आध्यात्मिक ताकत कैसे दुनिया में नजर आ रही है, उसकी झलक हाल ही में नजर आई। इंटरनेट पर एक तस्वीर वायरल है जिसमें राधा कृष्ण के विदेशी भक्त
ऑस्ट्रेलिया में एक कैफे खोलते हुए दिखाई दे रही हैं। इस कैफे का नाम वैदिक वेजिटेरियन है। वैदिक वेजिटेरियन की खास बात यह है कि यहाँ हर दिन की शुरुआत राधा कृष्ण की प्रार्थना के साथ ही होती है। इतना ही नहीं, यहाँ लोगों को भोजन परोसने से पहले देवी देवताओं को भोग लगाया जाता है और यहाँ कैफे केवल सात्विक शाकाहारी भोजन ही परोसता है। कैफे के इंटीरियर के बारे में बात करें तो इसमें आपको राधा कृष्ण की भक्ति का रंग भी देखने को मिल जाएगा। चलिए अब आपको दिखाते हैं भव्य दिव्य तस्वीरें जो आई है तमिलनाडु की शिवगंगा से। यहाँ के थिरुकोशिथियूर सौम्य नारायण पेरुमल मंदिर में कुंभाभिषेकम उत्सव का आयोजन हो रहा है। इस सिलसिले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर में इकट्ठा हुए हैं और विधि विधान के साथ भगवान की पूजा अर्चना की जा रही है। अनुष्ठान का कार्यक्रम चल रहा है। मंदिर में शानदार सजावट की गई है और भगवान की प्रतिमा को भी फूलों से सजाया गया। इस अवसर पर मंदिर की छठा देखते ही बनती है। कुंभाभिषेकम दक्षिण भारत के हिंदू मंदिरों में होने वाला एक अत्यंत पवित्र अनुष्ठान है जो कि आमतौर पर हर 12 साल में किया जाता है। इस समारोह के दौरान पवित्र कलश के जल से मंदिर के शिखरों पर और मूर्तियों का अभिषेक किया जाता है। माना जाता है कि इससे उनमें दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। पेरुमल मंदिर में आज से इस सिलसिले में हवन, पूजन और धार्मिक अनुष्ठान की प्रक्रिया जारी है। अब आपको दिखाते हैं खबर महाराष्ट्र के अमरावती की। देखिए, अमरावती में महाकाल की प्रकृति के साथ संत गजानन महाराज का भव्य प्राकट्य उत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जैसे समंदर ही उमड़ रहा है। विदर्भ का परणपुर कहे जाने वाले अमरावती शहर में संत श्री गजानन महाराज के प्रकट उत्सव सप्ताह के अवसर पर इस वर्ष श्रद्धा, आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। इस अवसर पर यहाँ उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर की भव्य प्रतिकृति तैयार की गई है और इसके साथ ही खास आयोजन भी किया गया है। 8 फरवरी को संत श्री गजानन महाराज का प्रकट उत्सव मनाया जाता है। इसी अवसर पर पिछले 14 सालों से अमरावती में प्रकट उत्सव सप्ताह का आयोजन लगातार किया जा रहा है। इस वर्ष उत्सव सप्ताह में अलग अलग थीम के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस वर्ष उज्जैन के महाकाल मंदिर की हूबहू भव्य प्रतिकृति बनाकर महाकाल के शिवलिंग की स्थापना की गई है। इस विशेष आयोजन के चलते श्रद्धालुओं को एक ही स्थान पर संत श्री गजानन महाराज के दर्शन के साथ साथ उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर जैसी अनुभूति भी हो रही है। भक्तों के लिए यहाँ भगवान महाकाल के शिवलिंग के साथ देश के 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रतिकृतियां भी तैयार की गई हैं ताकि श्रद्धालु एक ही परिसर में सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी कर सकें। आयोजन स्थल पर संत श्री गजानन महाराज के भव्य दर्शन के अलावा प्रभु श्री राम, बजरंग बली, हनुमान की विशाल प्रतिमाएं, विभिन्न साधु संतों और सनातन परंपराओं से जुड़े देवी देवताओं की सुंदर प्रतिकृतियां भी स्थापित की गई हैं। इन आकर्षक प्रतिमाओं के दर्शन के लिए सुबह से देर रात तक भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बहुउद्देशीय संस्था जिसमें हम विविध काम करते हैं। इस साल हमने इसके पहले शिरडी के साईं बाबा, कभी तिरुपति के बालाजी, ऐसे अनेक हम धार्मिक संत गजानन महाराज प्रकट दिन के उत्सव के उपलक्ष्य में 8 से 10 दिन का यह दिखावा रहता है। आखिरी दिन करीब 20,000 लोगों का भंडारा होता है प्रसाद का। बहुत नाम मात्र के छोटे छोटे से हम लोग डोनेशन लेते हैं, 20-20 रुपए का भी, और उससे इतना बड़ा काम इतनी भावना से हो रहा है। यहाँ पे एक धार्मिक काम, एक हमारे सनातन धर्म के प्रति युवा बच्चों में आप यहाँ देख रहे जिस तरीके की रोशनाई है, जिस तरीके की व्यवस्था है, कितना पब्लिक में उत्साह है, लोगों के चेहरे पे एक अलग ही खुशी है और वास्तव में ऐसा लगता है कि हम उज्जैन में आ गए और महाकाल के दर्शन कर। ये बहुत बड़ा अच्छा महासंगम इन्होंने बनवाया है जो कि उज्जैन के महाकालेश्वर के दर्शन इन्होंने करवाए हैं। और जो विदर्भ के जो महाराज है गजानन महाराज, इनका जो प्रकट दिन होता है, उनके उत्सव में जो कार्यक्रम किया जाता है और सप्ताह मनाया जाता है, इनके भी दर्शन यहाँ करवाए। हर साल यहाँ पे एक अच्छा खासा कार्यक्रम यहाँ पे करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। इस बार इन्होंने महाकालेश्वर का एक सेट बनाया है, उसकी वजह से काफी लोगों को महाकालेश्वर का दर्शन यहाँ पे हुआ है। दोनों भगवान के दर्शन बहुत अच्छे हुए। गजानन महाराज तो बिल्कुल साक्षात स्वरूप में लग रहे हैं और महाकाल को देख के तो ऐसा लगा कि हम उज्जैन नगरी में आ गए हैं। बहुत अच्छा लगा, डेकोरेशन बहुत बढ़िया और बहुत सराउंडिंग बहुत बढ़िया है।
सब अच्छा है। दोनों भगवान के दर्शन एक साथ होके तो मन एकदम प्रसन्न हो गया है। हाँ, मैं यवतमाल से स्पेशल दर्शन के लिए। अब दो शानदार खबरें रामनगरी अयोध्या से आई हैं। दरअसल धार्मिक पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में विकसित हो चुकी अयोध्या नगरी में आम श्रद्धालुओं और दूर दूर से आने वाले पर्यटकों के लिए कई खास इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि वो राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने के अलावा इस इलाके में और भी सैर सपाटा कर सके, यहाँ के माहौल का आनंद उठा सके। एक खास बात यह है कि मंदिर परिसर में अब मैकेनिकल इंजीनियर्ड ओशन ट्री लगाने की तैयारी है जो यहाँ पर पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मददगार होगा। एक स्टार्टअप की ओर से मंदिर परिसर में इसे लगाने की तैयारी की गई है ताकि माहौल साफ रहे। और वहीं अयोध्या के तपोवन में पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जा रहा है। सरयू किनारे विकसित तपोवन को श्रद्धालुओं के आकर्षण के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है ताकि लोग यहां पर आकर सुकून महसूस कर सके और ध्यान जप तप कर सके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं एक ऐसी दिलचस्प खबर जो आई है मध्य प्रदेश के श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क से, जिसे चीतों का घर कहा जाता है। तो खबर यह है कि चीतों के इस घर में अब न केवल बाघ की दहाड़ सुनाई दी है बल्कि जंगल का राजा खुद सैर करता हुआ नजर आया है। यहाँ पर पहली बार एक बाघ पर्यटकों को भी नजर आया और उसकी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि ये बाघ रणथंभौर के टाइगर रिजर्व का है। इससे पहले कूनो में बाघ की मौजूदगी के संकेत तो मिलते ही रहे थे, लेकिन यहाँ पहला मौका है जब पर्यटकों को भी बाघ का दीदार हुआ है। देखिए, गुरुवार की सुबह टिकटोली गेट से निजी फ्लाइंग कैट सफारी के दौरान पर्यटक कूनो भ्रमण पर निकले थे। इसी दौरान जंगल क्षेत्र में एक बाघ दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि बाघ पहले बैठा हुआ था, लेकिन पर्यटकों की जिप्सी को देखकर वो चल पड़ा और कुछ ही देर में जंगल के भीतर ओझल हो गया। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, जो वीडियो हैं, उसे कैमरे में कैद कर लिया गया। अब आपको दिखाते हैं लोक नृत्य और संगीत की कुछ मनभावन तस्वीरें जो आई हैं त्रिपुरा के सिपाह जलार से। दरअसल मौका था सरस मेले के उद्घाटन का और इस अवसर पर यहां पर मौजूद लोक कलाकारों ने अपने नृत्य और संगीत से शानदार समा बांध दिया और लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के दौरान अलग अलग सीक्वेंस और गानों पर डांस करते कलाकारों ने त्रिपुरा की सांस्कृतिक विरासत और अपने टैलेंट का शानदार नमूना पेश किया। ईद का है यारो ये